व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि 1990 से 2015 तक हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 43% ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं और जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस किससे कहते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस इनका नाम क्यों पड़ा और इनकी वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है, लेकिन दैट इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ और जिसकी वजह से आपको पता ही है कि फॉरेस्ट फायर, हीट वेव्स एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये सारे इफ़ेक्ट्स हम फेस कर रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि हमारी अर्थ पे लाइट और हीट का मेन सोर्स सन है। तो सबसे पहले हम सन को थोड़ा सा जान लेते हैं। सन के सेंटर पे, सन वैसे तो आपको पता ही है गैस का गोला ही है और उसके सेंटर पे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसकी सरफेस पे टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको पता ही है कि हर मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एटम्स की बनी होती है। तो सन पे जो एटम्स हैं वो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं और वाइब्रेट करने के कारण वो एक वेव्स बाहर भेजते हैं। जैसे आप गिटार की अगर वायर को प्लग करें और उसे वाइब्रेट करें तो वो साउंड वेव्स को एयर में भेजता है। ऐसे ही जो सन के एटम्स हैं, गैस के एटम्स हैं, वो भी एक वेव्स, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उन्हें बाहर भेजता रहता है। और साउंड वेव्स के लिए तो एक मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को के बेस पे आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपको पता ही है सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, तो ये उस वैक्यूम को भी क्लियर कर लेती है। जैसा अभी हमने बताया था कि सन पे, सरफेस पे और सेंटर में टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है, तो हर पोजीशन से, सन की हर पोजीशन से अलग अलग टाइप की वेव्स निकलती हैं। कुछ जहाँ सेंटर से निकलेंगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और जो सरफेस पे से निकलेंगी उनमें एनर्जी काफ़ी कम होगी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स जो निकलती हैं उन्हें ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली 3 डिवीज़न किए हुए हैं: हाई एनर्जी वेव्स, लो एनर्जी वेव्स और मीडियम एनर्जी वेव्स। और उसमें भी थोड़ा सा सब डिवीज़न किया हुआ है। जैसे हाई एनर्जी वेव्स में 2-3 कैटेगरी हैं: अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, और इनका जो एयर में मॉलिक्यूल्स है उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके इस बेस पे इनका नाम रखा हुआ है गामा रेज या यूवी रेज। उसके बाद आती है विजिबल लाइट। विजिबल से हमें क्लियर है ही कि ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती है। इसमें भी हाई एनर्जी वायलेट रेज होती हैं और लो एनर्जी की रेड कलर की वेव्स होती हैं। उसके बाद आता है हीट वेव्स या लो एनर्जी वेव्स। उसमें 2-3 कैटेगरी हैं, जैसे माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज। होता इन सब का इफ़ेक्ट हीट का है, मीडियम का विजिबल का है और हाई एनर्जी रेज का मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हैं, क्योंकि हम वेव्स को देख तो नहीं सकते। इनके इफ़ेक्ट के बेस पे ही इनका नाम रखा हुआ। हम 3 टाइप की मेन रेज की बात करेंगे क्योंकि हमें उन्हीं से डील करना है। फर्स्ट वन इज़ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो काफ़ी एनर्जी वाली होती हैं। उनको तो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो उसे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती। अगर ये यूवी रेज हमारे अर्थ पे आ जाएं तो हमारे स्किन पे पड़ने के बाद, क्योंकि बहुत हाईली इनमें एनर्जी होती है, तो ये हमारी स्किन के केमिकल से रिएक्ट करके हमारे केमिकल्स को ख़राब कर सकती है। इस कारण
ये रेज़ तो ओजोन लेयर वहीं पे रोक लेती है, तो बहुत कम ट्रेसेस में यूवी रेज़ अर्थ पे आ पाती हैं। जो हाई एनर्जी की वेव्स हैं वो तो ओजोन लेयर ने रोक ली, उसके बाद मीडियम एनर्जी और लो एनर्जी की वेव्स अर्थ पे आती हैं, जिन्हें विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हीट दी जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हीट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कैसे ट्रांसफ़र होगी, थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। हीट का ट्रांसफ़र करने के 3 ही तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में वेव्स के थ्रू ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो कम एनर्जी की रेज होती हैं, वो सिर्फ आपको हीट ही प्रोवाइड करती हैं और कुछ नहीं दे पाती। जैसे अगर तवा गर्म हो और उसके साइड में आप खड़े हों तो आपको हीट का एहसास होता है, जबकि आपने तवे को तो टच नहीं किया, लेकिन वो हीट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आपके बॉडी पर पड़ती है और आपको हीट का एहसास होता है। तो इसमें तो रेडिएशन में वेव्स के थ्रू ही कंडक्शन हीट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो वाइब्रेट करते हैं, जहाँ हीट दी जाती है वहाँ एनर्जी मिलने पे वो एटम ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और वो नेक्स्ट एटम को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में हीट का ट्रांसफ़र एटम के थ्रू होता है। अब कोई भी एटम है तो हमेशा वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा ही छोड़ता रहता है, इंफ्रारेड रेज हमेशा ही छोड़ता रहता है। हाँ, अगर एटम का या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बर्फ़ के टेम्परेचर से भी -200-300 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए तो एटम अपनी जगह पे स्टिल हो जाता है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है अर्थ पे तो रफली टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता ही है। तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट का एटम अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड रेज रेडिएट करता जाता है, और ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट रेडिएट भी कर रहा है और जो उस पे पड़ रही हैं उन्हें एब्जॉर्ब भी कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करेगा कि उसने कितनी इंफ्रारेड रेज एब्जॉर्ब की और कितनी उसने एमिट की। जैसा हम जानते हैं कि विजिबल लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती है, और जो गर्मी का एहसास होता है वो विजिबल लाइट के साथ जो इंफ्रारेड रेज आती हैं उसकी वजह से होता है। अब हम फिगर से समझते हैं कि सन से जो रेज आती हैं उनका क्या होता है। हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सन से सारी रेज आई, और हाई एनर्जी रेज जैसे इन अल्ट्रावायलेट रेज या गामा रेज, वो तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन की लेयर है उससे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, स्पेस में वापस चली गई। और विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज जो अर्थ पे आई, अर्थ पे मेटल है, मिरर है और प्लांट्स हैं, तो कुछ से जो एनर्जी आई है, जो रेज आई हैं, वो तो रिफ्लेक्ट बैक स्पेस में हो गई, लेकिन कुछ रेज को इन ऑब्जेक्ट्स ने, प्लांट्स ने, पानी ने और सरफेस ने एब्जॉर्व कर लिया। अब जब ये एब्जॉर्व कर लिया तो ये इन्होंने इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में वापस एमिट किया, और कुछ रेज तो वापस से स्पेस में चली गई, इंफ्रारेड रेज जो एमिट हुई हैं, और कुछ हमारे एटमॉस्फेयर ने उन्हें रोक लिया, ट्रैप कर लिया। एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ, इस टाइम हम ये ज़रूर देखते हैं कि विजिबल लाइट को इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में उसने क्यों एमिट किया। जैसा हम जानते हैं कि 100% कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं होती। जैसे आप स्विच ऑन करें, पंखा ऑन करें, तो पंखे की जो ब्लेड्स हैं बेसिकली तो आपने जो एनर्जी दी है वो उसको घुमाने के लिए दी है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी पर हाथ
लगाएंगे तो देखेंगे कि गर्म भी हो गई, यानी कुछ हीट उसने कुछ एनर्जी उसने हीट की फॉर्म में रेडिएट कर दी, यानी पूरी एफिशिएंसी से उसने ब्लेड्स को नहीं घुमाया। ऐसे ही जो विजिबल लाइट इस पे अर्थ पे पड़ी थी, तो अर्थ ने जब एब्जॉर्ब किया सरफेस ने, तो उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स, वो रीअलाइनमेंट और उनका डाइपोल मूवमेंट, उनकी वजह से कुछ एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो गई और फिर उन्होंने इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में उसको एमिट किया। अभी तक जो हमने देखा है उसको एक बार सम अप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हम डिस्कस करेंगे अपने एटमॉस्फेयर की। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन से दिन में जो रेज़ आई हैं, विजिबल लाइट आई है, इंफ्रारेड रेज़ आई हैं, वो अर्थ पे आती और अर्थ पे जैसे पानी है या सरफेस है या पेड़ पौधे हैं, सबको गर्म करती। और उसके बाद जैसे रात होती तो रात को तो कोई सन रेज़ तो आती नहीं, तो वो जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया है ऑब्जेक्ट्स ने, वो उसको एमिट करते इंफ्रारेड रेज़ के रूप में, और वो सारी स्पेस में एस्केप हो जाती। तो अर्थ का टेम्परेचर, जैसे मून का टेम्परेचर -35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही अर्थ का रात को टेम्परेचर -35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर तो रफली 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का मास मून से काफ़ी ज़्यादा है और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करती है। और इस कारण अर्थ ने अपने एटमॉस्फेयर को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जबकि मून नहीं कर पाया। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री रफली एवरेज रहता है। अब एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो इंफ्रारेड रेज हैं वो एस्केप नहीं हो पाती स्पेस में, वो हम डिस्कस करते हैं। अब सवाल उठता है कि एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जिसके कारण हीट ट्रैप हो जाती है। देखो, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और पानी के वेपर्स मौजूद हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड भी मौजूद होती है। बाकी 78% तो आपको पता ही है नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है, वो तो है ही। तो होता क्या है कि सन रेज जब आती हैं और इंफ्रारेड रेज जो एमिट होती हैं अर्थ की सरफेस से, तो बाकी जगह तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने की वजह से वो तो कुछ इंफ्रारेड रेज से इंटरेक्ट नहीं करती। तो इंफ्रारेड रेज अगर उनको एनकाउंटर करती है तो उनको उनसे पास हो जाती है और स्पेस में वापस चली जाती है। लेकिन इंफ्रारेड रेज के बीच में अगर कार्बन डाइऑक्साइड या पानी के वेपर्स या वाटर वेपर्स या मीथेन गैस आती है या नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं, तो उनके साथ वो इंटरेक्ट करके वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर किसी अगर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से फिर टकराती है तो फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे होते होते वो एटमॉस्फेयर में ही हीट जो है ट्रैप करती रहती है, वो स्पेस में एस्केप नहीं कर पाती। इन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये कंस्टिट्यूएंट्स होने की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर रफली 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। लेकिन अगर यही कंस्टिट्यूएंट एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप होगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन को ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहते हैं। 1859 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ग्लास का एनक्लोज़र बनाया जिसे हाउस का नाम दिया उन्होंने, ग्रीन हाउस का, और उसमें अपनी क्रॉप्स लगाई, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता था तो उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती थी।
और ग्लास में एक क्वालिटी है कि विजिबल लाइट को तो वो अंदर आने देती है, लेकिन इंफ्रारेड रेज को ना अंदर आने देती ना अंदर से बाहर जाने देती। तो होता क्या था कि दिन में जब विजिबल लाइट अंदर आई, ग्लास के अंदर आई, तो अंदर मिट्टी भी थी और पानी भी था, पेड़ पौधे भी थे, तो सब ने हीट को एब्जॉर्ब की, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर इंफ्रारेड रेज के फॉर्म में एमिट किया। लेकिन इंफ्रारेड रेज एस्केप तो हो नहीं पाई ग्लास की वजह से, तो वो वहीं रह गई और उसकी वजह से एनक्लोज़र का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर गया। जैसे ग्लास ने इस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स और नाइट्रस ऑक्साइड ने अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसीलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर पर इफ़ेक्ट पड़ा है उसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं और कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग एनर्जी की रेडिएशंस सन से क्यों आती हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउसेस गैसेस का क्या इफ़ेक्ट होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. I hope you must have enjoyed this video. Thank you.